चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई मौसम चेंज हो रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोग बीमार मत हो जाना। आप बीमार हो गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। आपका टाइम आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है बेटा। आप लग जाएं बस मेहनत पे, जितना हो सकता है मेहनत कर लो। अब आपका रिजल्ट दिखेगा। अब नहीं मिस करना एक दिन भी, ठीक है। और 1 दिसंबर से हम प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर देंगे। 1 दिसंबर से हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर दें डेली, ठीक है। हो सका तो यहाँ, नहीं हो सका तो चाहे रात को है ना लाइव क्लास लगानी पड़े, 1-2 घंटा आप एडजस्ट कर लेना कैसे भी करके। 8 से 9, 7 से 8 कोशिश करेंगे कि आपका एक प्रैक्टिस पेपर 1 घंटे में डेली का हम करें। मैं चाहता हूँ पेपर से पहले 100 प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लें, ठीक है। अगर 100 आपने प्रैक्टिस सेट कर लिए ना तो भाई फिर 100 मार्क्स के लिए कोई नहीं रोकेगा, फिर आएंगे पूरे नंबर। क्योंकि आपको टाइम का पता चल जाएगा, पेपर करने का पैटर्न पता चल जाएगा, किस टाइप के एग्ज़ाम आएंगे वो पता चल जाएगा। अब की बार हल्का सा चेंज किया है इन्होंने, 2-3 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने पेपर नहीं डाला है बोर्ड का। वो डालेंगे तब पता चल जाएगा, जो प्रैक्टिस सेट डालेंगे वो, ठीक है। और इसके साथ है ना मैं सोच रहा हूँ कि एक कोशिश और करेंगे कि केमिस्ट्री के भी अगर पेपर सेट लग जाए ना तो वो भी ट्राई करेंगे भाई। कंप्लीट तो शायद नहीं करवा पाऊँ, पर न्यूमेरिकल, ऑप्शन टाइप, एडिशंस, रीजन, ये सारे ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे। तो 2 पेपर अगर डेली केमिस्ट्री और फिजिक्स का हो जाएगा ना तो आपके दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर मैथ और बायो का आप लोग देख लेना जो भी आपका है, ठीक है। चलो, तो 1 दिसंबर से हम ये स्टार्ट करेंगे। तब तक जितना सिलेबस, लगभग सिलेबस लपेट देंगे। थोड़ा बचेगा तो सेमीकंडक्टर बचेगा, वो साथ साथ करते रहेंगे रिवीजन के। चलो, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कब जिक्र हुआ, कैसे इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो ये जो सोच थी ना वो ये तब आई जब फोटोन का जिक्र होना स्टार्ट हुआ कि भाई फोटोन वो छोटे पार्टिकल होते हैं जो मोशन करते हैं लाइट के साथ। लाइट के साथ मोशन करते करते लाइट की डायरेक्शन से वो अपनी डायरेक्शन भी अपोजिट कर लेते हैं। किसकी वजह से? कोलिजन की वजह से। उनमें आपस में लगातार क्या होता रहता है? कोलिजन होता रहता है। अब सबको ये जानना था कि जो फोटोन पार्टिकल आ रहे हैं ना, उन पार्टिकल का नेचर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो है क्या चीज़। जबकि आइंस्टीन ये कहता आ रहा है कि पूरे यूनिवर्स को बनने में, यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने में एक एटम पार्टिकल काम करता है। तो यहाँ से एटम का नाम नहीं मिला, हमें एक पार्टिकल का नाम मिला। वो पार्टिकल आपका डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो पार्टिकल आपका चार्ज पार्टिकल हो सकता है, या किसी भी बॉडी का वो ड्राइव्ड मास हो सकता है जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और वो छोटे छोटे मास मिलके एक बड़ी बॉडी का, एक बड़े मास का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है जिसमें हम एटम को पढ़ेंगे। पहले हम एटम के बारे में जानेंगे और सबकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। कल हम जिक्र कर चुके हैं जे थॉमसन का। आज हम सीधा इसका टॉपिक करेंगे, और जो टॉपिक आपकी क्लास में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एटम को जानने के लिए सबके अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट थे, अलग अलग सुझाव थे। किसी का मानना था कि एटम मॉलिक्यूल होते हैं, किसी का मानना था कि एटम कोई मॉलिक्यूल के पार्टिकल होते हैं, किसी का कुछ मानना था, किसी का कुछ था। उन सभी एक्सपेरिमेंट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन थे, क्या उनके रिजल्टेंट थे, और कैसे उनके साइज डिफाइन किए गए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला टॉपिक हमारा रहेगा तो रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो थे उसका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आपको मिलेगा, या तो रदरफोर्ड के नाम से मिलेगा, या फिर ये गीगर और एक मार्सडन नाम का साइंटिस्ट था, इसके स्टूडेंट थे दोनों। इन तीनों ने मिलके इसको एसोसिएट किया था, तो इन तीनों के नाम से ये आता है। हालांकि ये क्वेश्चन जब भी आता है रदरफोर्ड के नाम से ही आता है, पर भाई चेंज हो तो क्या पता किस नाम से वो इसको डाल दें। तो ध्यान रखना, ये तीनों मिलके इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं।
पूरा हम इसमें इसको यूज़ करेंगे। ध्यान से समझना, इसको डायग्राम इसका अच्छा खासा है और बहुत बार ये आता है भाई। ये लगा लो कि इस चैप्टर में से अगर आने वाला क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अगर आना है तो इसी से आना है, इसका न्यूमेरिकल भी आना है पेपर में, ठीक है। तो पहले हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ कंडीशन आपने इसमें ध्यान रखनी है। पहली तो इसको एसोसिएट किसने किया और इसको एसोसिएट करने का पर्पस क्या था, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट associate by Rutherford and Geiger और मार्सडन। इन सब ने ये एक्सपेरिमेंट मिलके किया भाई। क्या ऑब्जर्वेशन थी इनकी? इनकी ऑब्जर्वेशन थी अल्फा पार्टिकल को किसी भी एक ऐसे एलिमेंट के ऊपर डालना जहां से उसके सब पार्टिकल बाहर आ सके। मान लीजिए भाई कोई भी आपके पास एक मटेरियल है, अगर हम इस मटेरियल के पार्टिकल को बाहर निकालें तो इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर कोई एनर्जी डालनी थी ना, वो एनर्जी थी ये अल्फा पार्टिकल। तो मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या है पहले ये जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर heavier mass particle is equal mass of helium। ये जो हमने पार्टिकल यूज किए थे ये बहुत हैवी मास पार्टिकल थे जिनका मास किसके इक्वल था? हीलियम के मास के इक्वल था। एक अल्फा पार्टिकल का मास किसके मास के इक्वल था? हीलियम के मास के इक्वल था, ठीक है भाई। सेकंड, अगर मास इनका इतना था तो इन पे चार्ज क्या था? अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव टाइप पार्टिकल। कैसे पार्टिकल थे ये? पॉजिटिव टाइप पार्टिकल्स, चार्ज इज इक्वल ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर जितना चार्ज था वो किसी भी 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल था। अल्फा पार्टिकल चार्ज इज इक्वल टू 2 टाइम इलेक्ट्रॉन। कैसे टाइप का? और पॉजिटिव टाइप का, ठीक है। तो ये 2 टाइम इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर था, ठीक है भाई। एक अल्फा पार्टिकल पे जितना चार्ज था ना वो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसके बराबर था, ठीक है। जब हम इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे, इस पे लगने वाले फोर्स को निकालेंगे तो आपने इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब लें तो इलेक्ट्रॉन को कितने चार्ज वाला ले, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, इसको एक्सपेरिमेंटली करने के लिए जिसके इलेक्ट्रॉन या जिसके एटम पार्टिकल को हमने जानना था वो कोई एलिमेंट हमने यूज करना था।
और उस एलिमेंट पे हमें सबसे मेनली यूज करने वाला जो एलिमेंट मिला वो था गोल्ड फॉयल। एक गोल्ड की फॉयल यूज की गई थी। क्यों यूज की गई थी ये भी पूछा जाता है। फॉर एटम स्ट्रक्चर यूज गोल्ड फॉयल वेरी थिक साइज। कैसी यूज करनी थी वो? बहुत थिक यूज करनी थी। थिक बोलते हैं कि थिन बोलते हैं? थिन बोलते हैं। अच्छा थिन लिख लो भाई। ठीक है भाई, ये हमने बहुत थिन साइज की यूज करनी थी। रीजन आपसे पूछे कि गोल्ड फॉयल ही हमने क्यों यूज की, क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी जो होती है ना वो बहुत हाई होती है। ये जल्दी से जल्दी एक्सपेंड हो जाती है। अपने आप को पतली से पतली प्लेट में ये कन्वर्ट करने के लिए सही है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? गोल्ड फॉयल को यूज करेंगे। गोल्ड फॉयल के ऊपर अगर मैं अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करूंगा तो उन अल्फा पार्टिकल के गिरने से ये गोल्ड फॉयल अपने जो भी इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है उनको जल्दी से क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको यूज किया है। तो ये कुछ कंडीशन है जो हमने इसमें ध्यान रखनी है। अब कंडीशन ये है, तो एक हमें ऐसा सोर्स भी चाहिएगा जिसके पास अलॉट्स अल्फा पार्टिकल हो। वो कौन से सोर्सेज रहेंगे? फॉर स्कैटरिंग यूज हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होते हैं ये? जिनमें से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलती हो। कौन से हैं? सभी के सभी आपके कोई भी एक एलिमेंट का नाम दें। यहां पे रेडियम है, रेडियम को यूज नहीं करेंगे। रेडियम को इसलिए यूज नहीं करते भाई, रेडियम जब कहीं पे भी स्प्लिट होता है तो अपनी एनर्जी के डायग्राम को कम करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहां पे यूज करेंगे बिस्मिथ, Bi। एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास 214। ठीक है, ये हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करेंगे। अच्छे अल्फा पार्टिकल ये हमें देता है बहुत अच्छे मास के साथ और इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेस रहता है उससे डबल चार्जेस के साथ। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है कि रदरफोर्ड का जो हम मॉडल पढ़ते हैं एटम के लिए, उसमें अल्फा जो स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किन्होंने किया था? ठीक है, कब किया गया था ये? तो रदरफोर्ड का मॉडल आपने ध्यान रखना है। कब था रदरफोर्ड? 1800 नहीं, 1910 से लेके 1920 के बीच में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 910 920। ठीक है, इसके बीच में था ये। 1917 में इसने वो एक्सपेरिमेंट दिया था जिससे प्रोटॉन की खोज हुई थी या प्रोटॉन बाहर निकल के आए थे, या न्यूक्लियस मॉडल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड, हमने क्या करना है इसके अंदर? कोई भी हैवियर मास पार्टिकल यूज। अल्फा जो है वो पूछेंगे कि अल्फा क्या है। अल्फा ऐसे पार्टिकल है जिनका मास बहुत ज्यादा है, लगभग किसके बराबर? हीलियम के मास के बराबर। और हीलियम का मास कितना है? 4। फिर हमने यूज किया कि अल्फा पार्टिकल जो हमने यूज किए हैं वो हैं क्या चीज? वो पॉजिटिव टाइप पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कितना चार्ज है? ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जो एटम स्ट्रक्चर को हमने फाइंड करना है तो उसके लिए किसके पार्टिकल हमें बाहर चाहिए? उसके लिए हमें एक ऐसी डक्टिलिटी फॉर्म के लिए मटेरियल चाहिए जिसकी जगह पे हमने क्या यूज किया है? गोल्ड। और इसमें से पार्टिकल बाहर निकले उसके लिए हमें बेस्ट सोर्स कौन सा यूज किया है? बिस्मिथ। 83 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना है इसका?
ये सारी चीज डायग्राम पे अभी हम लिखेंगे, ठीक है भाई। अब बनाएंगे इसका डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए हमें चाहिए डायग्राम। डायग्राम में सबसे पहले तो हमें सोर्स चाहिए। सोर्स को रखें कहां? क्योंकि सोर्स को मान लीजिए ये आपके पास बिस्मिथ है, इसको हमने रखना है ऐसी जगह पे जहां पे, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं पे भी रखोगे तो वो अपने चारों तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रेडिएशन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे। ये भी ऐसे ही करेगा, यहां से इसके रेडिएशन चारों तरफ बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे ऐसे। अब चारों तरफ अगर रेडिएशन फैलेंगे ना तो ये इक्वली अपनी एनर्जी को हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन, एक कंसिस्ट एनर्जी हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे डिवाइस के अंदर पैक कर देंगे जहां से इसकी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में मूव हो। ये लो, इसको हमने इसमें पैक कर दिया। इसको बोलते हैं लीड कैविटी। ये क्या हेल्प करेगा, ये आपको इसकी रेडिएशन को, या फिर ये बोल सकते हैं इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, इनको ये चारों तरफ फैलने नहीं देगा, एक स्पेसिफिक क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये लो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गई। अब देखो इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, ये मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो बीम जो आ रहा है ना, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको बोलेंगे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये स्ट्रेट जाएं, इसके लिए क्या करें, ट्यूब अरेंज करें। पर ट्यूब अगर हम अरेंज करेंगे तो ट्यूब की फॉर्मेशन तो अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेगी, या तो वैक्यूम ट्यूब यूज करेंगे। वैक्यूम ट्यूब यूज करेंगे तो एमीटर और कलेक्टर की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ डिवाइस अरेंज करने पड़ेंगे। यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे 2 नैरो स्लिट लगा देनी है। ये स्लिट क्या करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन जब फैलना चाहेंगे ना तो इन कॉर्नर पे टकरा के वापिस से क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रेट बीम बन जाएगा ना। इसके आगे अब लगा देंगे गोल्ड फॉइल। ये है आपके पास गोल्ड फॉइल। न्यूमेरिकली या ऑप्शनली आपसे पूछेगा कितनी थिन गोल्ड फॉइल यूज करें, तो इसकी थिकनेस आपको पता होनी चाहिए। बोले पता है तो, बोले पता है तो 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, ठीक है भाई। ये याद रखना है आप लोगों ने, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इतना थिन होना चाहिए ये, ठीक है। ये ना काफी बार आया हुआ है ऑप्शन वाले में, गोल्ड फॉइल की जो थिन है उसको कितना थिन रखें हम, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है भाई। अब देखो इस पे ये अल्फा पार्टिकल आके इंसिडेंट होंगे, ऐसे आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे। यहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसके ऊपर जैसे ही गिरेंगे, ये पार्टिकल ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए जिसमें हम इसको रख सकें। ये हमने एक स्क्रीन यूज की है। ये स्क्रीन कौन सी है आपकी, ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फेट की ये स्क्रीन है भाई, जो क्या करेगी, यहां से आने वाले अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, ठीक है। कितने अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करे, इसीलिए इसके ऊपर एक डिटेक्टर लगा दिया हमने। इसको बोलेंगे अल्फा पार्टिकल
डिटेक्टर, जो क्या करेगा, आने वाले अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जब हमने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले तो यहां से मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे ना वो ऐसे मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने। सभी के सभी अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, और इस स्क्रीन के ऊपर यहां पे ये क्या बना रहे थे, लाइटिंग इफेक्ट दिखा रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन में हमें पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे गिरने के बाद जब इससे दूसरी साइड जा रहे थे तो कुछ एंगल से बाहर की तरफ निकल रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस एंगल से आए थे उसी एंगल से वापस आ गए थे। इन अल्फा पार्टिकल को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, क्या बोलेंगे इनको, रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। सेम एंगल से अगर आएगा तो रिफ्लेक्टेड ही बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल एट एंगल 180 डिग्री। ये वाले जो अल्फा पार्टिकल इधर जा रहे हैं ये कितने डिग्री से जा रहे हैं, 90। इनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बाकी मोस्टली लगभग स्ट्रेट गए, फिर स्मॉल एंगल से ये चेंज होते चले गए। ठीक है, इनके लिए हमें वैल्यू निकालनी है कि कितने पार्टिकल वापस आए हैं, कितने पार्टिकल चले गए थे, कितने पार्टिकल किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये सारी की सारी इसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाल लेगा। पहले बताएं डायग्राम समझ आया क्या, इस डायग्राम के बारे में लिखें पहले तो एक्सप्लेनेशन भाई। बोले भाई क्या लिया सबसे पहले, क्या है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास 214। फॉर एक्सपेरिमेंट एटम मॉडल अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल डिफ्यूजन बाय किससे आए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मिथ radioactive element alpha particle move at a fixed direction due to two parallel rod, ठीक है, on thin gold foil। वहां लिख दिया तो वैल्यू यहां लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ऑब्जर्व formation of scattering
अल्फा पार्टिकल। क्या ऑब्जर्वेशन करनी है कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कैसी रहेगी। ठीक है, करें बेटा ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू गोल्ड फॉयल इज मूव स्ट्रेट ऑन ZNS स्क्रीन। रीजन भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पहली कंडीशन इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्टली जितने भी अल्फा पार्टिकल थे, मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मूव स्ट्रेट on ZNS screen through gold foil। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी भाई? सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ स्मॉल एंगल से क्या होना स्टार्ट हो गए थे, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। Some alpha particle deflected with small angle, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? 180 डिग्री से भी अल्फा पार्टिकल जो हुए थे वो डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। कितने? यहां पे वो ऑब्जर्वेशन देंगे 8000 अल्फा पार्टिकल fall on gold foil in one alpha particle deflect back with 180 डिग्री। लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कितने एंगल से वापस आ रहा था? 180 डिग्री से। सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था। ये इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। तो इसका मतलब तो बहुत सारे पार्टिकल इसमें से पास हो गए थे, और ये बताना चाहता है कि एक एटम के पास इतना स्पेस था कि सारे इलेक्ट्रॉन पास हो गए, उनको कोई रोकने वाला था ही नहीं। ठीक है, लास्ट इसकी कंडीशन भाई, लास्ट कंडीशन ये थी कि जितने भी नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए? थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गए। किसी भी एंगल से जा रहे हैं, फिर स्मॉल एंगल से चेंज हो रहे हैं। स्मॉल से कितना? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 के बाद 180 डिग्री। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो स्कैटरिंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थे, स्कैटर्ड number of alpha particle depend change deflection angle of alpha particle। यहां पे डिफ्लेक्शन एंगल लिखोगे, इसको लिखोगे थीटा। ठीक है, डायग्राम इसके लिए स्पेशल डायग्राम आता है कि इसमें ग्राफ कैसा बनेगा। आपने ग्राफ बनाना है तो किसके बीच में? थीटा के बीच में और एन के बीच में। एन क्या है बताना है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल।
थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये एंगल कैसा बनेगा? ऐसे। ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा? ऐसे। यहां पे आपने एंगल दिखाना है 180 डिग्री, यहां पे एन की डायरेक्शन दिखानी है और ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम चेंज करते जाएंगे तो उसके साथ एंगल अपने आप क्या होता चला जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है भाई, और ये इस तरफ का ग्राफ आपको बन के आ जाएगा। ये ग्राफ को आपने ना पढ़ना है ना कुछ समझने का इसमें है, ध्यान रखना है। जब ये वाला पॉइंट आप लिखोगे कि अल्फा पार्टिकल किस एंगल के साथ चेंज होते हैं, तो आपको ये ग्राफ बना के जरूर देना है। ठीक है, ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी हम इसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल डालते जाएंगे उतने ही एंगल से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये था इसकी ऑब्जर्वेशन। 4 ऑब्जर्वेशन इसने की थी। इन ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन आपने निकालना है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये मान लीजिए आपके पास गोल्ड फॉइल है, ये वाली। यहां से इस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर हम क्या डाल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं? जब गोल्ड फॉइल पे जाएगी तो उसके स्ट्रक्चर पे गिरेंगे, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है ना, क्योंकि किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर किन से मिलके बना होता है? उसके अंदर प्रेजेंट सभी पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर फोर्स से। जब ये सभी पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो अल्फा पार्टिकल आके एक पार्टिकल के ऊपर टकराए। देखो यहां से ये अल्फा पार्टिकल आया और इसके ऊपर टकराया यहाँ पे। अब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, ये अपना स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गिरा और यहीं से सीधा निकल गया तो इसको रोकने वाला कोई नहीं था ना। क्यों नहीं रोक पाया ये? क्योंकि इसके पास क्या था? बहुत ज्यादा स्पेस था। पहला कंक्लूजन, अगर ज्यादा अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से निकल पा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? इसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, यानी कि उस पार्टिकल को जिसको हम एटम बोलते हैं उसके पास फ्री स्पेस कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो पहली कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पास हो जा, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाते हैं तो उस एटम के पास क्या है? अलॉट स्पेस पड़ा हुआ है। मोस्टली अल्फा पार्टिकल passing through an atom means free space, large free space are present एटम स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, उस एटम स्ट्रक्चर के पास क्या है? बहुत ज्यादा फ्री स्पेस है। सेकंड क्या था? सभी एंगल क्या करते हैं? सभी अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से चेंज होना शुरू हो जाएंगे। देखो जब इसके सेंटर पे के पास कोई अल्फा पार्टिकल गया, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जब ये इसके पास से निकला तो इसने इसको क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। तो डिफ्लेक्ट करने का मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के पास अंदर एक ऐसा चार्ज है जो इस चार्ज का क्या करता है? अपोज। और इसका अपोज कौन सा चार्ज करेगा? तो इसका मतलब इसके पास पहले ही ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो स्मॉल एंगल से चेंज होने का रीजन उस एटम स्ट्रक्चर के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट विद स्मॉल एंगल
बोलने नहीं भाई। ड्यू टू एटम present positive charge on center is called nucleus। उसी को हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। पर 180 डिग्री वाले में आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब क्या किया उसने, देखा कि स्मॉल एंगल से चेंज हो रहे हैं तो थोड़ी सी डायरेक्शन और चेंज करके देख ले। बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर एक पार्टिकल डाल दिया, बिल्कुल सेंटर पे। और जब सेंटर पे डाला ना तो क्या हुआ, कुछ दूर जाते ही वो वापस चलना शुरू हो गया, सेंटर पे गया ही नहीं। रीजन, इसी अल्फा पार्टिकल को यहां से किसी पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, वापस मोड़ दिया। तो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या था, इसके न्यूक्लियस पे, इसके सेंटर पे एक चार्ज प्रेजेंट है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, और वही उसका किसका मॉडल देता है, न्यूक्लियस का। और यहां से हमें क्या मिला, इसका न्यूक्लियस मिला कि हर सेंटर के पास क्या होता, हर एक पार्टिकल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मींस उसके द्वारा बनाए गए एटम का एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है भाई। थर्ड आपकी इसकी ऑब्जर्वेशन, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट विद 180 डिग्री ड्यू टू स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस का साइज कैसा था, स्मॉल था, क्योंकि बड़ा होता तो सारे ही चार्ज वापस आ जाते। तो स्मॉल साइज का एक पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट on center of atom is called nucleus. Nucleus is represent mass of atom। जो न्यूक्लियस होता है वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई। इसी को हम 1917 में पढ़ते हैं, 1917 में। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है भाई। ये इसके 3 कंक्लूजन, जिनमें हमें पहले में ये पता चलता है कि मोस्टली पार्टिकल स्टेट इसलिए गए कि एक एटम के पास अलॉट स्पेस होता है। दूसरा कंक्लूजन ये था कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल किसी स्मॉल एंगल से चेंज होते हैं तो मींस अंदर कोई एक ऐसा चार्ज है जो उसी के बराबर काम करता है, जो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है। थर्ड, जब उस एक्सपेरिमेंट को और ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो उसी सेम चार्ज को वापस उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे इसमें निकलते हैं भाई। ये सारी कंडीशंस आपने बतानी है। नेक्स्ट, इसमें इन कंक्लूजन से इसने अपनी थ्योरी देनी स्टार्ट कर दी। उस थ्योरी में क्या बताया कि भाई यहां से निकलने वाले जितने भी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, वो ज्यादा स्पेस की वजह से निकल पाते हैं, लेकिन इसमें कुछ और पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो इसकी थ्योरी को हम इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक क्लियर है। चले थ्योरी बताएं इसकी भाई। अब क्या था, एक्सपेरिमेंट ये कर चुका था, मोस्ट अल्फा पार्टिकल मूव passing straight due to present large free space
ऑफ एटम एंड some free particle move freely around center is called electron. Number of electron is equal number of पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को यहां से नाम मिला प्रोटॉन. तो जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे, प्रोटॉन. जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे वो क्या थे, वो थे उनके ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पा रहे थे. एंड ड्यू टू सेंटर टू स्पीयर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव इन ऑर्बिट्स. यहीं से नाम मिला ऑर्बिट्स को KLMN. ठीक है, तो KLM की पहली थ्योरी भी किसने दी थी, रदरफोर्ड ने ही दी थी. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं जा रहे. इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं जा रहे. इलेक्ट्रॉन कनेक्ट विद न्यूक्लियस ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिर बाहर क्यों नहीं जा रहे, फिर रुक क्यों नहीं रहे हैं. पॉजिटिव चार्ज तो इनको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर ये रुक क्यों नहीं रहे हैं. रुकने का रीजन इलेक्ट्रॉन का मोशन ज्यादा है, जिसकी वजह से इन पे लगने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नॉट present at rest. इस फोर्स की वजह से ये रेस्ट फॉर्म में नहीं आते. अगर दोनों सेम प्रेजेंट हैं तो वो एटम कैसा है, न्यूट्रल है. इसीलिए जितने भी एटम पार्टिकल होते हैं सभी के सभी किस कंडीशन में मिलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है भाई, ये इसकी थ्योरी थी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन. एक और है कि ये मास कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो मास इसका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पे, लेकिन फिलहाल न्यूक्लियस पे सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है. ये ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज तो 1932 में जाके हुई थी. अभी तक तो न्यूट्रॉन का कुछ नहीं पता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हमने लिख दी है. चले मॉडल में डालें तो क्या डालें. अब 4 पॉइंट आपने ऐसे देने हैं, अगर छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो हम लिखें तो रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम क्या है, तो वो 4 पॉइंट क्या लिखेंगे. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. एक बार देखना बेटा, फोन बंद तो नहीं हो गया है.
नहीं हुआ। पहले भाई सबसे पहले इसको मिला साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट विद चेंज इन एंगल, लगभग एंगल से चेंज होते जा रहे थे, तो उसका रीजन क्या था? न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल था, तो यहां से साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड nucleus size is very small, बोले बेटा वैल्यू। टेन की पावर इनवर्स 10 मीटर। ये लो, ये आपका एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का साइज मीन्स, ये साइज से क्या मतलब है? साइज से मतलब है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और रेडियस क्या होती है? इस न्यूक्लियस के सेंटर से इसकी स्फीयर तक, ठीक है। तो ये इसका साइज, इसीलिए हमने इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस बोला है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर इनवर्स 10 नहीं है, 14 है। पावर में जितना माइनस होगा उतना बड़ा होगा ना, है ना। तो ये 15 है, क्योंकि न्यूक्लियस से उससे बड़ा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, बुक में ये 14 भी लिखी मिलेगी आपको, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये 10 की पावर इनवर्स 14 है, तो आसपास है ये। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 15, ठीक है भाई। अब इसमें से, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकले थे, तो इसका साइज भी हमें निकालना था। इस सेंटर से तो बड़ा था, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो एक पार्टिकल ब्रेक होके इजीली बाहर आ गया था। तो जल्दी पार्टिकल अगर एक अल्फा पार्टिकल से भी टूट के आ जाता है, एक फोटोन से भी आ जाता है, तो उसका साइज कैसा है? उसका साइज भी स्मॉल है। तो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज कितना? 10 की पावर इनवर्स 10 मीटर, ठीक है। इनवर्स 10 मीटर कौन सा बड़ा है? यही होगा ना बड़ा। 10 की पावर इनवर्स 10 मीटर। ये किसकी रेडियस है? रेडियस ऑफ एटम। ये आपने निकाल के भी दिखानी है, इतनी है क्या? ये निकालनी भी पड़ेगी, ठीक है, वो निकाल लेंगे। सेकंड ये था भाई। थर्ड, इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है? इलेक्ट्रॉन का साइज भी निकालना था हमें। तो इलेक्ट्रॉन कैसा था? इलेक्ट्रॉन मास इज 1/700। अल्फा पार्टिकल मास size is 7000 times greater than an electron। एक इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है? लगभग 7000 गुना बड़ा है, ठीक है। रेडियस साइज, जो रेडियस का न्यूक्लियस का जो साइज रहता है, उसका साइज एटम से लगभग कितना कम होता है? अब न्यूक्लियस का साइज तो चाहिए, न्यूक्लियस दिखता थोड़ी है किसी को, लेकिन फिर भी ये पूछ ले कि भाई किसी भी एटम के न्यूक्लियस का साइज कितना रहेगा। तो कोई भी स्मॉल पार्टिकल, जो भी हम एटम पार्टिकल लेंगे, उसका 1/10,000 टाइम छोटा उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम इज 1/10,000 टाइम्स स्मॉलर
देन न्यू एटम। किसी भी एटम का साइज कितना भी हो उसी का 1/10,000 टाइम छोटा उसका न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए आपके पास 2 mm का कोई एटम है तो इसका न्यूक्लियस कितना होगा, ठीक है। इसी का इतना टाइम अगर मैं इसको कम कर दूं तो इसका क्या आ जाएगा, ये साइज आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन एटम क्या है, एटम तो एक वो छोटा पार्टिकल हो गया जिसका साइज हम डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये था बेटा जी आपका रदरफोर्ड मॉडल। बताओ क्लियर है क्या? लगभग घूम फिर के इसमें वही बातें बताई गई हैं जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो मीन्स तो थी इसकी ऑब्जर्वेशन, डायग्राम सबको समझ आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला लीड कैविटी, इसका मैंने यूज नहीं लिखा। यूज क्या है इसका, ताकि इसकी रेडिएशन चारों तरफ डिफ्यूज ना हो, इसकी जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेटली मूव कर सके एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट एनर्जी के साथ मूव कर सके, ठीक है। इसमें और क्या हमें निकालना होता है, वैसे तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा भाई, पर वीडियो के लिए लंबा करना पड़ेगा ये, नहीं तो छूटेगा फिर। इसमें ना 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं। एक तो ये साइज हमने निकाले हैं ना, ये साइज निकालने हैं और इनको बोलते क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा रहता है क्लोजेस्ट अप्रोच। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इसमें। पहले निकालना है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है वो समझें। ये आपके पास एक एटम है, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल डाला, अब मैं अल्फा पार्टिकल डालूं तो यहां पे अल्फा पार्टिकल जो डालेंगे उसका रिलेशन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज के साथ निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं यहां पे लूं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 टाइम इससे डबल होगा ना, जो चार्ज होगा उसके पास 2 टाइम डबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव लेना है, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमने पॉजिटिव टाइप ले लिया। हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल, हो सकता है। ये लो, यहां से इलेक्ट्रॉन चला यूं, और यहां पे कुछ जगह पे जाने के बाद ये वापस यहीं से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट बैक हो गया भाई, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी कौन सा चार्ज था, जितने डिस्टेंस से ये डिफ्लेक्ट बैक हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं R0 से, और इस R0 डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे इसको, क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्लोजेस्ट अप्रोच हम बोलते हैं। अब ये जो था ना, ये बना कैसे, वो चीज देखो। यहां से इलेक्ट्रॉन चला था, चल रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, क्योंकि यहां से जाने के बाद वापस आएगा तो कौन सी वेलोसिटी से आएगा, वो हमने चेक करना है। इनिशियल वेलोसिटी मास u का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, यहां देखो इस पॉइंट पे यहां पहुंच गया, जब ये इधर जाना चाहता है और ये इसका अपोज करना चाहता है तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे ये रुक जाएगा। जहां पे ये रुका, ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जहां पे कोई भी पार्टिकल स्ट्रेटली सेंटर की तरफ मूव करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे लिख देंगे, अल्फा पार्टिकल मूव विद काइनेटिक एनर्जी toward the center of atom and change into potential energy near to center।
डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, कम से कम पार्टिकल का उसके पास जाना और उनके बीच में जो डिस्टेंस रह जाएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, उसी को क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा फोर्स ड्राइव करता है, देखो यहां से इधर से एक चार्ज पार्टिकल आया, ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दो चार्ज पार्टिकल कौन सा फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल क्या फॉर्मूला है पूजा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बेटा, बोले जल्दी, वन बाई 4πε0 Q1 Q2। यहां पे Q1 Q2, Q1 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और Q2 क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2e² इनटू में z, इसको 2 को यूं लिखना इनटू में z। z क्या है, एटॉमिक नंबर, क्या है ये, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z से। इसको यहां पे ऐसे लिखते हैं z+, और ये z+ मींस Ze है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, e का क्या हो गया स्केयर, और 2z, तो 2 इलेक्ट्रॉन स्केयर z पूरा बन गया ना, क्योंकि ये इसके पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का टोटल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी विद द एटॉमिक नंबर। तो z इज एटॉमिक नंबर, यहां पे आपने बताना है z क्या है, एटॉमिक नंबर। बोले जल्दी से, एटॉमिक नंबर किसका ले, किसका एटम निकल के बाहर आया है, गोल्ड का, किसका आया है, गोल्ड का, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर z = 79। ठीक है भाई, इस फोर्स एनर्जी को, ये फोर्स एनर्जी है जो पोटेंशियल में चेंज हुई है, इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दे, रखो। काइनेटिक एनर्जी कौन सी, = बाय में क्या हो जाएगा R0, स्केयरनिंग R0। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना मानना है, R0 ही तो मानना है, R0 = 1/4πε0 इनटू में Ze², 2e² बाय में R0। अब ये R² होता है, तो ये एनर्जी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक R से एक R कैंसिल। ठीक है, या आप ये मान लो टोटल डिस्टेंस हमने R माना है, एनर्जी के बराबर एनर्जी, ये तो फोर्स था, इसको एनर्जी बनाएंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एनर्जी होगी, ये एनर्जी होगी। ठीक है, कर लो सोल्व। कुछ कटता है, कुछ नहीं कटता, इसको उस तरफ ले जाओ बस उठा के, R0 इधर ले आए, क्योंकि R0 ही तो क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये लो भाई, R0 = किसके बराबर, 1/4πε0, ऊपर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर z, डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 बाय में mu², इस 4 से ये 4 कैंसिल, r की वैल्यू निकालेंगे, अब निकल जाएगी क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, z एटॉमिक नंबर 4πε0, मत काटो तो पूरे की वैल्यू रख लेना, 9 × 10⁹ इनटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एनर्जी हमने कांस्टेंट रखनी है, जिस भी एनर्जी से आ रहा है, इसी से निकलने वाली वैल्यू की वैल्यू आई थी 10⁻⁻10 मीटर। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻
10 मीटर। ये क्या था? न्यूक्लियस साइज था। इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी से मिला था न्यूक्लियर का साइज। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखनी है इसकी, तो एग्जैक्ट वैल्यू थी इसकी 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, 10 मीटर सॉरी। ठीक है, ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल में मैं आपको करवा दूंगा पूरा का पूरा सोल्व। पहले फॉर्मूला बताइए, क्लोजेस्ट अप्रोच का पता चला। सेकंड इज इम्पैक्ट पैरामीटर, लास्ट है ये इसका। इम्पैक्ट पैरामीटर देखें, ये था हमारे पास न्यूक्लियस साइज। अब की बार ये पूरा का पूरा क्या लिया हमने? न्यूक्लियस साइज लिया है। कितना था न्यूक्लियस साइज? 15 था ये। न्यूक्लियस साइज कितना बेटा? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, देखें ध्यान से, पहले मैंने एक अल्फा पार्टिकल इस पे डाला, क्या हुआ? वो ऐसे आ गया बाहर, ऐसे ही होगा ना। सेकंड डालो, इधर से मैंने अल्फा पार्टिकल डाला, ये क्या करेगा? इससे टकरा के ऐसे बाहर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या करेगा? अपोज। थोड़ा दूर से करना ये, क्योंकि इसके पास जाने से पहले ये इसका अपोज कर देगा। इसको पता चल गया इससे टकराने वाला है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने इस अल्फा पार्टिकल को वापस ऐसे कर दिया। यहां से देखो, ये अल्फा पार्टिकल जाएगा यूं, कैसे जाना चाहिए? स्ट्रेट, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसका क्या कर देगा? रिपेल कर देगा ना। और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा लूं तो अब स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक इसकी रेंज नहीं है इसको रिपेल करने की। सेम प्रोसेस नीचे भी होगी, सेम प्रोसेस नीचे भी होगी ना। एक चार्ज आएगा यूं, यहां टकराने से पहले ही क्या हो जाएगा? वो ऐसे थोड़ा सा एंगल से मूव करना शुरू कर देगा। अगला जाएगा यूं, इसके पास से जाने की कोशिश करेगा, ये इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। अगला जाएगा, वो स्ट्रेट पास हो जाएगा यूं। ये थे वो एंगल जिनसे ये स्मॉल एंगल से बार बार क्या होते जा रहे थे? डिफ्लेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा था उसको रिपेल करने के लिए। तो सभी अल्फा पार्टिकल हैं ये, तो ये अल्फा पार्टिकल इसको A1, α2, α3, α4, α5, α6, α1, 2, अल्फा एक और रह गया ऊपर, α1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 को छोड़ के 1 की 7 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 5 के साथ, दोनों साइड सेम कंडीशन है। अब देखें, ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल, ये जाना कैसे चाहिए था? स्ट्रेट। ये चेंज हुआ है इस एंगल को, ये वाला तो एक थीटा डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में एक अल्फा पार्टिकल से दूसरे अल्फा पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको y से b से लिखते हैं। इसको लिखेंगे किससे? b से। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? 2 पैरेलल अल्फा पार्टिकल्स scattered with parallel to each other and 1 alpha particle is scattered with the angle, then distance between 1 alpha particle to another alpha particle is called, कहाँ कह रहे हैं, is called impact parameter। सिंपल सा लिख लेना, distance between 2 parallel scattered alpha particle are called impact parameter।
फॉर्मूला सीधा लिख देना है, जहां आर नॉट यूज किया था वहां पे क्या यूज कर लेंगे, बी। क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0, ऊपर क्या था, Z(E²) 4, यहां पे बस एंगल डाल देना इसके साथ कोट थीटा। ये जो एंगल चेंज हुआ है ये किसकी फॉर्म में चेंज होगा, कोट की फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। कोट थीटा बाय में mu², ये है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है भाई, ये है भाई आपका पूरा रदरफोर्ड है। इसकी कुछ कमियां थी वो सिर्फ आप लोगों ने पढ़ लेनी है। कमियां क्या रह गई थी, तो एटॉमिक मास को ही अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया था। और कमी क्या थी, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से बाहर निकालने की एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पाया था। और कमी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से आया था वो एनर्जी इसने डिफाइन नहीं की थी। और क्या थी, उन अल्फा पार्टिकल के लिए इसने कोई वेवलेंथ नहीं दी थी जिससे ये मूव कर सके। तो ये आपने पढ़ लेनी है, ये आपका पूरा टॉपिक है। अब इसको बैठ के आराम से आप लोग उतार सकते हो भाई, ठीक है। ये है बेटा जी।